देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर की एसटी फहरिस्त में पहाड़ी बरादरी को शामिल किया गया है। कौमी कमीशन बराए शेड्यूल ट्राइब ने आरजीआई की दफ्तर की सिफारिश की बुनियाद पर शमूलियत की तजवीज़ की हिमायत की है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने अब मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर की दर्ज फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में पहाड़ी बरादरी को शामिल करने का रास्ता साफ कर दिया है। कमीशन की तरफ से दी गई तजवीज़ में पडारी कबीले, कोली और गढ़ा ब्राह्मण बरादरियों को जम्मू कश्मीर के एसटी फहरिस्त में शामिल करने का भी मुतालबा किया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिताब के फौरन बाद कबाली अमूर की मरकजी वजारत ने 7 अक्टूबर को एसटी कमीशन को एक खत भेजा, जिसमें उन 4 बरादरियों को जम्मू कश्मीर के एसटी फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज़ पर इसकी राय और आरा मांगी गई। ज़राए का कहना है कि कमीशन की कई मीटिंगों के बाद पैनल ने 20 अक्टूबर की मीटिंग में उनकी शमूलियत की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। हदबंदी कमीशन ने खिते पीर पंचाल में 9 असम्बली हलकों में से 6 को एसटीज के लिए मखसूस कर दिया है। वादी पीर पंचाल में गुजरू और बकरवालों का भी कर है, जिन्हें पहले ही एसटी के जुमरे में रखा गया और उन्होंने पहाड़ियों को एसटी फहरिस्त में शामिल किए जाने के इम्कान पर नाराजगी जाहिर की है। पहाड़ियों की एसटी का दर्जा देने का वादा करते हुए अमित शाह ने यह भी अज़म किया था कि हुकूमत इलाके में गोचरों और बकरवालों के लिए दस्तियाब फवायद के हिस्से को कम नहीं करेगी और तीनों बरादरियों की हिमायत की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात में काफी बदलाव आया है और माहौल पुरअमन है, जिसमें फोर्सेज ने काबिल तारीफ काम किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अपने आखिरी मरहले में है और सरगर्म मिलिटेंटों और उनके साथियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि बेहसी और मनमानी के दिन खत्म हो चुके हैं। हमने तरक्याती अदम तवाजुन को दूर करने और बदनुमानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए निजाम इंसाफ और शफाफियत कायम की है। इन बातों का इजहार उन्होंने अखनूर में बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम में खिताब के दौरान किया। काम कर सकते हैं कि लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो माध्यम हमारा क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगी। पहले लोगों को इनसिक्योर करेंगे और जब असुरक्षित महसूस करेंगे लोग, तब उनके दिल में और दिमाग में बात बैठ जाएगी कि जब तक तालिबान का शासन नहीं होगा तब तक पुलिस प्रशासन और यहाँ की आवाम शांति से नहीं रह सकती। ये भी एक कोशिश हो रही। वे लोग जो यहाँ शांति के जिम्मेदार रहे हैं वो ये बात कहते हैं ये व्यवस्था ठीक नहीं, यहाँ के लोगों को फैसला करना है। क्या फिर से वो दिन आप देखना चाहते हैं वापस कि पड़ोसी देश की ओर से आह्वान किया जाए और बजाना बंद हो जाए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाए? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस मोड़ पर हम खड़े हैं, सुरक्षा बलों के जवान मेहनत से अपना काम कर रहे हैं और मैं बड़े विश्वास से बात कहना चाहता हूं
कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, अंतिम सांसें गिन रहा है। उस पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने की एक समेकित योजना बनाकर फोर्सेस के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अस्थायी शांति केवल पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं ला सकती। चुने हुए जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बाकी अंगों का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। जब सामान्य आदमी का भरोसा इसमें कायम होगा कि नहीं, न्याय हमें मिल सकता है, किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है, आम आदमी को भी प्रशासन मदद कर सकता है। अगर ये व्यवस्था हम बनाते हैं तो जिस तरह से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा काम होगा। और देखिए, आप पिछले दिनों में 2-3 कार्यक्रमों का जिक्र करना चाहता हूं। तिरंगा यात्रा में पुलवामा में 10,000 लोग तिरंगा लेकर के चलेंगे, वो भारत माता की जय बोलेंगे, इसकी कल्पना कभी किसी ने की थी? त्राल में 8,000 लोग तिरंगा लेकर के चलेंगे, वो भारत माता की जय बोलेंगे, इसकी कल्पना किसी ने की थी? अनेक स्थानों का नाम मैं ले सकता हूं। गांधी जयंती का कार्यक्रम लगातार 20-22 दिनों तक पूरे जम्मू कश्मीर में। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, नेशनल एंथम का जो कंपटीशन हुआ, जम्मू से ज्यादा एंट्री कश्मीर डिवीजन की थी। ये तथ्य लोगों को जानने की जरूरत है। और अब कुछ लोग जो कोशिश कर रहे हैं बाहर से आए हुए गरीब मजदूरों की नृशंस अनावश्यक हत्या करके माहौल बिगाड़ने की, या कश्मीर में जो अल्पसंख्यक हैं जम्मू से गए हैं, इक्का दुक्का साफ टारगेट को मार करके उनकी हत्या करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, ये हमारे पड़ोसी की और उन लोगों की कोशिश है कि ऐसी कुछ घटनाएं करा करके लोगों के मन में ये विश्वास बैठाया जाए कि जो पहले वाली व्यवस्था थी वही व्यवस्था ठीक थी, हम इसे डिगने वाले नहीं। जो रास्ता हमने चुना है वो सही रास्ता है। भ्रष्टाचार के लिए गुंजाइश न रहे, इसकी हम अंतिम दम तक कोशिश करेंगे। जो भी नियुक्तियां हों पारदर्शिता के आधार पर हों। नौकरी बाजार में नहीं बिक सकती है, इसको हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। किसी की सिफारिश पर नौकरी नहीं मिल सकती। उधर मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर ने अकोर अबाथंग इलाके में 300 बिस्तरों वाले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुतल्लिका महकमे और दीगर इंतजामी के अफसरान भी मौजूद है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंतजामी और मरकजी हुकूमत की कोशिशें कि लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियात दस्तियाब रखी जाए ताकि उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बेड्स 300 बेड्स या दूसरी फैसिलिटीज़, MRI आ जाएगी, कैट स्कैन आ जाएगा, दूसरी फैसिलिटीज़ आ जाएंगी। ब्लड बैंक रिसेंटली सैंक्शन कर दिया गया है। तो इसके साथ ये हॉस्पिटल इस काबिल हो जाएगा कि एक मेडिकल कॉलेज को भी होस्ट कर सके। तो मैं मानता हूँ कि अगले 2 साल 3 साल में इस हॉस्पिटल में आप काफ़ी प्रोग्रेस देखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पर हम लोग ने काफ़ी कुछ काम करा है, जो कि आपको पता है। SSC में 800 पोस्ट करीब भेजी गई हैं। इसके अलावा दोनों डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में करीब 600 पोस्ट्स दी जा रही हैं और उन्होंने एडवर्टीजमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जहाँ तक गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट का प्रश्न है, जितनी भी हमारी वेकेंट पोस्ट हैं उनको भरने के लिए काफ़ी कुछ काम चल रहा है और अगले साल तक में हमारी कोशिश होगी कि ये काम कंप्लीट हो जाए। देखिए, ये मुद्दा जो है काउंसिल के साथ भी मैंने डिस्कस करा है और इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। कभी भी कोई नई चीज़ बनती है, बेटर फैसिलिटी बनती है, तो काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी खड़ी होती हैं। सिर्फ एक यही प्रॉब्लम नहीं होगी, और भी प्रॉब्लम्स मुझे विश्वास है कि होंगी। और काउंसिल की मदद से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हम कोशिश करेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व। पुलिस ने गुलमर्ग के अफरवट इलाके में कल रात रास्ते से भटकने वाले 3 सयाहों को बचा लिया है। पुलिस का कहना है कि पुलिस स्टेशन गुलमर्ग को एक इत्तला मिली कि कल रात अफरवट में कुछ सयाह फंस गए थे। उस पर एक पुलिस पार्टी को तैनात किया गया था और सयाहों को, जिनकी शिनाख्त राजू, अनिया और बरद्वाज के तौर पर हुई है, सभी हैदराबाद के रहने वाले हैं, को बचा लिया गया है। इस दौरान सयाहों ने बरवक्त और फौरी रेस्क्यू करने पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम पैदल गंडोला की तरफ गए थे और रास्ता खो चुके थे। हमने SHO गुलमर्ग को फोन किया और पुलिस की टीम फौरी तौर पर पहुंच गई और उन्हें बचाने में कामयाब हुए हैं।
सर हम लोग टूरिस्ट हैं यहाँ से। ओके। तेलंगाना से आए हैं, टूरिस्ट हैं हम लोग। तो यहाँ पर रास्ता घूम गए थे, भटक गए थे, कोई भी गाइड नहीं था हमारे साथ। ओके। तो बस चल के पैदल आ रहे थे ऊपर। ठीक सर। और रास्ता भटक गए थे, रात हो गई थी बहुत। ठीक। तो मैंने गुलमर्ग पर रेस्क्यू टीम को फोन किया था। हम लोग डायरेक्ट गूगल से कॉन्टेक्ट नंबर लेके फोन कर दिया था मैंने। ओके। तो उधर से नजीर अहमद सर और अब्दुल रहमान पूरी रेस्क्यू टीम आ गई थी। ठीक है। कितने टाइम में सारी पुलिस आई और आपको रेस्क्यू किया? आधे घंटे में बहुत तेज आई। उन्होंने अच्छे से आपके साथ कोऑर्डिनेशन स्पोर्ट्स किया, आपको बताया, अच्छा गाइड किया, कोऑर्डिनेट किया। उन्होंने बोला था नजदीक में कोई रेस्टोरेंट भी है। ओके। उधर जाके थोड़ा शेल्टर लेने के लिए कहा था। ओके। और रेस्टोरेंट वालों ने आपके साथ कुछ कॉपरेट किया सर? सर बहुत अच्छी तरीके से खातिरदारी की हमारी। ओके। जब तक वो आए यही बैठे थे। इंटरनेट के इस मौजूदा दौर में आज भी जम्मू कश्मीर में तकरीबन 11% लोग ऐसे हैं जो न तो मोबाइल फ़ोन और न ही लैंडलाइन फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। अगरचे जेके डिजिटल कम्युनिकेशन इनकलाब आहिस्ता आहिस्ता 100% की तरफ बढ़ रहा है और पिछले साल के मुकाबले इस साल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है, लेकिन फिर भी 100% हदफ को हासिल करने के लिए बरसों लग सकते हैं। टेलीकॉम वजारत के जरिए हाल ही में जारी करदा टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन के आदाद शुमार के मुताबिक अगस्त 2022 तक दिल्ली में लाइसेंस याफ्ता सर्विसेज एरिया की बुनियाद पर सबसे ज्यादा टेली कसाफत हैं, जिसमें 100 अफराद में 268 मोबाइल या टेलीफोन है। इस रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर 90 नंबर पर है। 100 अफराद के लिए 88.86 मोबाइल या टेलीफोन है। जम्मू कश्मीर में लैंडलाइन फ़ोन की बात करें तो इस इलाके में कभी भारत संचार निगम लिमिटेड का दबदबा था, लेकिन अब यहां भी रिलायंस जियो ने सबको मात दे दी है। जम्मू कश्मीर में अगस्त 2022 तक 1,20,10,470 मोबाइल इस्तेमाल करने वाले थे और जम्मू कश्मीर के 3,55,000 लोग अब भी लैंडलाइन फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर की एक मस्जिद में कुरान पाक के नुस्खे को जलाने का वाकया सामने आया है। पुलिस का कहना है कि इलाके में गुज़िश्ता रात एक मस्जिद में कुरान मजीद का एक नुस्खा जलाए जाने के बाद लोगों के एक ग्रुप ने एहतजाज किया। पुलिस सुपरिंटेंडेंट एसपी आनंद ने कहा है कि पुलिस के मामले की इतला मिलने के फौरन बाद ही नामालूम अफराद के खिलाफ इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज की गई है। एस आनंद ने कहा है कि पुलिस को इतला मिली कि एक मजहबी किताब के कुछ सफ़ात जले हुए पाए गए हैं। हमने फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस लिया और इस मामले की हसासियत से निमट रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कसूरवारों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उधर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी मंजराम पर लाई, जिस दौरान इस शख्स की तलाश शुरू कर दी गई है जिसने मुबैना तौर पर कुरान पाक के नुस्खे को जलाया है। मिली थी कि बाबूजी जो थाना कोतवाली अंतर्गत पड़ता है वहाँ पे धार्मिक स्थल में अंदर एक धार्मिक ग्रंथ के कुछ पन्ने जले हुए मिले थे। पुलिस ने तत्काल इसका संज्ञान लिया। पूरी संवेदनशीलता के साथ वहाँ वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए और लोगों को समझा बुझाया गया। उसके बाद तत्काल उस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। हमारी एसओजी की टीम भी लगी है और जो सीसीटीवी फुटेजेस है उनको खंगाला जा रहा है। हमारे इस आधार पर ये प्रयास किया जा रहा है कि शीघ्र जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, बिल्कुल यहाँ के मौजूद लोगों से वार्ता हुई है और उन्होंने बिल्कुल इसमें इंश्योर किया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी और हम भी सतर्क हैं। इसलिए पुलिस कल वहाँ पर्याप्त है और इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र। इस दौरान शहरवासियों से क्या शांति पूछना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें, क्योंकि पुलिस को अपना काम करने दें। जो भी इसमें अभियुक्त है मैं पूरी तरह से आश्वस्त करता हूँ कि उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई। सर कुछ सीसीटीवी भी इस संबंध में सामने आया है? जी, एक संदिग्ध दिखा है उसमें, इसको वेरीफाई कराया जा रहा है कि ये कौन व्यक्ति हो सकता है जो मस्जिद से निकलता हुआ दिख रहा है। इसके बारे में जानकारी दी। गुजरात में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का आज ऐलान किया जा रहा है। दरअसल आज इलेक्शन कमीशन एम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मुमकिन है कि इसमें गुजरात असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। कयास आराइयां की जा रही हैं कि 2017 की तरह इस बार भी इलेक्शन कमीशन गुजरात में 2 मरहलों में इंतखाबात कराएगा। ताहम
12 बजे इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तारीखों का ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि गुजरात असेंबली में कुल 182 सीटें हैं और हुकूमत साजी के लिए किसी भी पार्टी को 92 नशस्तें दरकार होंगी। सन 2017 में बीजेपी ने 99 सीटें जीतकर हुकूमत बनाई थी। अपोजिशन कांग्रेस को 77 और दीगर को 6 सीटें मिली थी। काबिल जिक्र है कि इस बार गुजरात असेंबली इंतखाबात 2 रुखी नहीं बल्कि सहरुखी होने वाली हैं, क्योंकि हुक्मरान जमात बीजेपी अपोजिशन कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। वही मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने भी गुजरात असेंबली इंतखाबात में अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। सभी सियासी पार्टी वोटर्स को लुभाने का कोई मौका अपने हाथ से नहीं छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की जानिब से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह समेत कई दर्जनों बीजेपी रहनुमा इंतखाबी मुहिम में मसरूफ नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल भी इंतखाबी मैदान में नजर आ रहे हैं। जिला हेडक्वार्टर रामबन को कदीम कस्बा से जोड़ने वाले बेली पुल यानी कि झूला पुल की सरनौ तामीर करके ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए इसे बहाल कर दिया गया है। बेली पुल 6 सितंबर की एक तार को नुकसान पहुंचने के बाद ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था और इंतजामिया पुल को दोबारा तामीर करके इसे अवाम के नाम वक्फ कर दिया है। पेश है इस सिलसिले में हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के जिला हेडक्वार्टर रामबन को कदीम कस्बे से जोड़ने वाले बेली ब्रिज यानी झूला पुल को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए इंतजामिया ने मुकम्मल तौर दोबारा खोल दिया है, जो सितंबर के पहले हफ्ते में बंद कर दिया गया था। बेली ब्रिज की एक तार को नुकसान पहुंचने के बाद ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया ने मुश्तरका मीटिंग के बाद फैसला लिया था कि झूला पुल को तारबंदी करके किसी भी तरह की आमदोरफ्त के लिए बंद किया जाए, ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। वाज़ेह है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की ओल्ड अलॉटमेंट पर जिला रामबन में कदीम झूला पुल को बीकन की जानिब से ट्रैफिक के लिए गैर महफूज करार दिया गया था। इस दौरान मुतबादिल पुल न होने से अवाम और इंतजामिया को मजबूरन इस पुल का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मिहाड़ कैफेटेरिया में मट्टी के तोदे गिरने से शाहरा पर बार बार ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होती है, जिसकी वजह से इस पुल से यहाँ ट्रैफिक को निकाला जाता है, जो कई मरतबा परेशानी से निजात दिलाता रहा। इस ज़िमन में जिला इंतजामिया की काविशों से और बीकन की जानिब से कदीम पुल की असर नौ तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया और एक बड़े हादसे से बचा लिया गया। बेली ब्रिज के बंद रहने से आवाम को कई तरह के मसाइल का भी सामना करना पड़ा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर होता रहा। बीकन हुकाम और सिविल इंतजामिया इस मामले पर नजर बनाए हुए है और आवाम से अपील की गई है कि पुल की तजदीद मुरम्मत और तामीर तक मुकम्मल होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने ताउन दिया, वो आगे भी इंतजामिया के साथ अपना भरपूर ताउन बराबर जारी रखें। रामबन में बनने वाले इस पुल की बड़ी अहमियत है, यही वजह है कि आवाम बेबस भी नजर आई और महीनों बाद पुल का काम मुकम्मल होने पर इजहार मुसर्रत और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। अगर इंतजामिया के साथ लोगों ने ताउन न किया होता तो शायद गुजरात वाली तस्वीर हम जम्मू कश्मीर में भी देखते। ताहम देर आए दुरुस्त आए, मगर पुल आखिर बनने के बाद आवाम को राहत पहुंचा रहा है। ये हम डीसी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि ये ब्रिज बन गया, इसका बहुत ज़्यादा हमको प्रॉफिट होगा। अब देखिए कितना मुश्किल होता था गाड़ियों शाड़ियों को, हमको दूसरे 10 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ता था। ये तो डीसी साहब का शुक्रिया जिन्होंने इतना अच्छा रोड बनाया, इतना अच्छा पुल किया, डेकोरेशन इतनी अच्छी की सबकी, लेकिन उनका भी शुक्रिया जिन्होंने थोड़ा बहुत जोर भी लगाया इसके लिए। दूसरा ये है कि पहले तो 2 महीने बहुत कष्ट हुआ, जो कि हमें 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चलना पड़ता था। सर देखिए, पहले तो ये ब्रिज बनने पे मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस कर रहे थे बड़ी देर से, वो अब ख़त्म हुई। कहते हैं कि दुख भरे दिन गए रे भैया, सुख के दिन आए रे। हम सबसे पहले तो इसका जो शुक्रिया अदा करेंगे हमारे डीसी साहब का, जिन्होंने कि इस बार बहुत ही अच्छा काम किया है। जो पिछले 70 सालों से जो काम नहीं हुआ वो उन्होंने ये काम करके दिखाया है। तो इस पुल की वजह से हम सबसे पहले उन्हीं को मुबारकबाद देंगे कि जो उन्होंने 3 महीने का टाइम पब्लिक से मांगा था इसको रिपेयरिंग करने के लिए, लेकिन बहुत जल्दी वार फुटिंग पे ये काम करके उन्होंने 1 महीने के अंदर ही ये पुल जो है पब्लिक के सुपुर्द किया। लोगों की जो हमारे को जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, बिजनेस जो हमारा इससे डिस्टर्ब हो रहा था और बच्चों को जो प्रॉब्लम फेस हो रही थी वो सारी दूर हुई। इसके लिए हम सारी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा लग रहा है 2 महीने के बाद जो हम ब्रिज क्रॉस करके आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो ब्रिज था वो अनसेफ था।
तो अभी काफ़ी 1-1.5 महीने के बाद जो ये ब्रिज बना हुआ है, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि और इसकी वजह से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो ये सराहना काम किया, इसका उनको बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं डीसी साहब का। रवां साल की 6 सितंबर को झूला पुल रामबन पर हमने देखा कि गाड़ियों की आमदरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। 15 सितंबर को लोगों के पैदल चलने पर भी पाबंदियां लगा दी गई। ब्रिज की डिलांचिंग का काम हुआ, डिलांचिंग के बाद रिलांचिंग का काम हो, जो डेडलाइन मुकर्रर की गई थी इस ब्रिज के काम के मुकम्मल होने की, वो नवंबर का आखिर यानी 30 नवंबर था। लेकिन हम देख रहे हैं कि इंतजामिया ने जल्द से जल्द काम करके इस ब्रिज को 1 माह पहले ही मुकम्मल कर दिया गया। आज 2 सितंबर का दिन है और 2 सितंबर के दिन आज हम देख रहे हैं कि वैली सस्पेंशन ब्रिज को लोगों के लिए वक़फ़ कर दिया गया है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस पर गाड़ियों को चलने की इजाज़त मिल गई है। अगरचे इस ब्रिज के डिलांचिंग और रिलांचिंग के दौरान लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां रही, लेकिन आज लोगों के चेहरे पर हम देख रहे हैं कि मुस्कुराहट है और वह इंतजामिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि LMVs को वैली सस्पेंशन ब्रिज पर चलने की इजाज़त मिल गई है। आपको बताते चलें कि दरियाई चिनाब पर पुराना पुल तकरीबन 60 साल कबल 1963 में बनाया गया था। उस वक्त सामान ले जाने या लोड उठाने की गुंजाइश 20 टन से कम थी। वक्त गुजरने के साथ साथ पुल खराब होने लगा, जिसकी वजह से साल 2016 में कुछ मुरम्मत करके इसकी गुंजाइश 5 टन तक कम कर। वादिया कश्मीर में नौजवान नस्ल खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इनमें से अक्सर को खेलों के पेशे में अपना करियर बनाने के मौके मिलते हैं। नई तकनीक और खेलों का बुनियादी ढांचा नौजवानों को जिला, रियासती और कौमी सतह के मुकाबलों में ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने की तरगीब दे रहा है। जनूबी कस्बा त्राल में एक नौजवान मार्शल आर्ट और कौमी खिलाड़ी फेरोज अहमद भट्ट ने बरसों पहले अपनी एकेडमी शुरू की और वो मकामी नौजवानों, जिनमें लड़कियों और लड़के भी शामिल हैं, वो तरबियत दे रहा है। मार्शल आर्ट्स के उन्वान से एकेडमी ने बहुत से नौजवान ख्वाहिशमंद खिलाड़ियों को तरबियत दी है, जिन्होंने मकामी, जिला और रियासती और कौमी सतह पर सोने, चांदी और कांसी के तमगे जीते। हर गुजरते दिन के साथ ही फिरोज नौजवानों को मार्शल आर्ट्स की मुख्तलिफ तरबियत फराम करता है। उन्होंने कहा कि इससे तलबा को अपनी सलाहियतों को निखारने और आला सतह के मुकाबलों में जाने में मदद मिलती है, जबकि इससे उन्हें खेलों के जुमरे में अपना मकाम यकीनी बनाने में भी मदद मिलती है। इन बातों का इज़हार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे शेख कौसर से किया। बस वनकन मौजूद त्राल इलाकस मज तो आज करो कत लिन्यू मार्शल आर्ट। लिन्यू मार्शल आर्ट एकेडमी, अत मज तकरीबन 170 बच्चे, ये मज बच्ची शामिल, तो मे समिक कोच फेरोज अहमद भट्ट। इन पृछो कि लिन्यू मार्शल आर्ट्स मज कस गेम हेचन तो कत्या वनकन नेशनलस मज कत्या सिलेक्ट या स्टेट या डिस्ट्रिक्स मज कत्या सिलेक्ट, तो करो कत। फेरोज साहब, गुलिस्तान न्यूज़ मज तुम खैर मकदम, मे वन तो लिन्यू मार्शल आर्ट एकेडमी अत मज कत्या बच्चे, अत मज क्या हेचन पूरे? बिल्कुल जनाब, शुरुआती मतलब वारिया टाइम पे हेचनावन कुछ प्रॉपर एक स्पोर्ट्स खतर कर बच्चस तैयार की अलग अलग स्पोर्ट्सन मज यमिस बच्चस यह सलाहियत आसे तमिस सु प्लेटफार्म प्रोवाइड कर। तथ मज कह कोर तह लकट बच्चे तकरीबन 4-5 वुहर बच्चे पे स्टार्ट ऑल एज ग्रुप नश तो कह सिर्फ फिजिकल फिटनेस पर्पज खतर योत। वारिया ज़्यादा बच्चे अके नेशनल प्लेटफार्म खतर, ताकि मुस्तकबिलस मज मिल तमिक बिचारन अमिक फायदा। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।